सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, यानी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको दी हुई है, दोनों को रीड करके आपको पता लगाना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। सो फर्स्ट हमें कह रहे हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैन नेवर बी पॉजिटिव, नाइदर जीरो और नेगेटिव। अब आपको पता होना चाहिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम, यानी जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है हमारी इनकम में भी चेंज आता है, हमारी कंजम्पशन में भी चेंज आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पॉजिटिव हो सकती है क्या? ऑब्वियसली यस। कंजम्पशन तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती ना, हम कंजम्पशन करना थोड़ी बंद कर सकते हैं, तो ये पॉजिटिव हो सकती है। क्या ये जीरो हो सकती है? यस। हमारी कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती, लेकिन चेंज इन कंजम्पशन जीरो हो सकती है। हो सकता है कि पिछले महीने भी हमने 100 रुपए कंज्यूम किए हों और इस महीने भी हमने 100 रुपए ही कंज्यूम किए हों, तो क्या हमारी कंजम्पशन में कोई मार्जिन आया? क्या कोई चेंज आया? नहीं। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पॉजिटिव हो सकती है, यस। जीरो हो सकती है, यस। क्या ये नेगेटिव हो सकती है? तो यहां पर हमारे पास है फॉल्स, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकती। हम हमारी कंजम्पशन इतनी कम नहीं कर सकते कि हमारी जरूरतें भी पूरी ना हो। स्टेटमेंट 2, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स विद द इंक्रीज इन इनकम, ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लगती है वैसे वैसे हम हमारी सेविंग्स बढ़ाते रहते हैं और कंजम्पशन कम करते रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो चुकी हैं, जो हमारे पास बेसिक चीजें होनी चाहिए वो हमारी फुलफिल हो रही हैं। तो बढ़ी हुई इनकम हम कंज्यूम थोड़ी करेंगे, हम उसको ज्यादा से ज्यादा सेव करेंगे। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती रहेगी आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल होती रहेगी। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन यहां पर सिलेक्ट होगा? बी, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो जैसे कि मैंने बताया, हम इन क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, यानी मेरा मकसद ये नहीं है कि सामने क्वेश्चन रखो और टिक बता दो कि भाई ये वाला सही है और आगे बढ़ो। कॉन्सेप्ट भी आपको याद आने चाहिए। जो सैंपल पेपर्स हैं वो बेसिकली इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपको पिछले कॉन्सेप्ट्स याद आते रहें। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, इफ एन इंडियन बाइज यूके कार कंपनी इट एंटर्स डैश ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट एज द डैश आइटम। अब आपको पता होना चाहिए बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे बेसिक दो अकाउंट्स होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट जिसमें हम ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो कि बाउंड्रीज को क्रॉस करती हैं। जो बॉर्डर को क्रॉस करती हैं, और बेसिकली हम इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। यानी विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड को करंट अकाउंट में इन्वॉल्व किया जाता है। दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम ऐसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जो बाउंड्रीज क्रॉस नहीं करते हैं। ये बॉर्डर क्रॉस नहीं करते हैं। बेसिकली हम इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज को इंक्लूड करते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे बाउंड्री क्रॉस नहीं होती हैं लेकिन फिर भी एक्सचेंज ऑफ करेंसी जरूर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमें कह रहे हैं इंडियन बाइज यूके कार कंपनी। अब यूके की कार कंपनी की बिल्डिंग, जहां पर भी उसका लैंड है, जहां पर भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो तो यूके में रहेगी। यूके की लैंड हम परचेज करके इंडिया में थोड़ी ले आएंगे। यूके का एरिया जो है, जिस एरिया में वो कार कंपनी एस्टेब्लिश्ड है, उस एरिया को उठा के हम इंडिया के हिस्से में, इंडिया की ज्योग्राफी में थोड़ी ऐड कर देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बाउंड्री क्रॉस नहीं होती है लेकिन फिर भी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। तो इसका मतलब इफ एन इंडियन बाइज यूके कार कंपनी, तो ये कहां एंटर होगी? करंट अकाउंट में नहीं, क्योंकि इसमें बाउंड्री क्रॉस नहीं हुई है, इसलिए कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ये एक तरह से एसेट नेचर की है। ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे इंडिया की एसेट्स बढ़ रही हैं। एसेट्स और लायबिलिटीज में अगर चेंज आता है ना, तो
तो उसको कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, अब ये कैपिटल में तो इंक्लूड होंगी, लेकिन कौन सी, डेबिट या क्रेडिट? सिंपल है, पैसा जा रहा है, कार कंपनी अगर परचेज की गई है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, पेमेंट यानी कि एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। सो यहां पर हम डेबिट लिखेंगे। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको डेबिट और क्रेडिट का मतलब अच्छे से पता होगा। सो कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, यानी क्रेडिट कंट्रोल। इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जिससे क्रेडिट कंट्रोल जो है वो नहीं होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। फ्री मार्केट पॉलिसीज का मतलब होता है फ्री मार्केट फोर्सेस, और फ्री मार्केट फोर्सेस का मतलब है डिमांड एंड सप्लाई। सो जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई या मनी की डिमांड और सप्लाई अपने आप एडजस्ट होती है तो उसमें आरबीआई का कोई रोल होता ही नहीं है, इसके थ्रू हम क्रेडिट कंट्रोल नहीं कर सकते। जबकि सीआरआर जो कि कैश रिजर्व रेशियो है, बैंक रेट और चेंज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये सब ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आरबीआई यूज करता है क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। फ्री मार्केट फोर्सेस कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी हेल्प से हम मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकें। फ्री मार्केट ऑपरेशंस ऐसी जरूर है जिसमें गवर्नमेंट अपने शेयर्स खरीदती और बेचती है, लेकिन ये वो फ्री मार्केट ऑपरेशंस नहीं है, ठीक है, ये फ्री मार्केट पॉलिसीज हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें हमें ये स्टेटमेंट रीड करनी है और पता लगाना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। इफ यूएस डॉलर एक्सचेंजेस फॉर ₹70 इंस्टेड ऑफ 60, मान लो कि पहले एक यूएस डॉलर हमें 60 का मिलता था, लेकिन अब ये महंगा हो गया है, 70 रुपीज का हो चुका है। द डोमेस्टिक करेंसी शोज डेप्रिसिएशन, तो क्या इसको डेप्रिसिएशन कहेंगे? अब इसमें भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, एक होती है डेप्रिसिएशन और एक होती है डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन यानी अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करना। पहले अगर $1 60 रुपए का मिलता था तो अब 70 रुपए का मिलता है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट वॉलेंटरली ऐसा करती है, गवर्नमेंट जानबूझकर अपने करेंसी को डिवैल्यू करती है, उसकी वैल्यू को कम करती है। और डेप्रिसिएशन का मतलब होता है 60 रुपए वाला डॉलर 70 का हो जाना, लेकिन यहां पर गवर्नमेंट नहीं करती है, ये फ्री मार्केट ऑपरेशन से होता है। यानी मार्केट में डिमांड और सप्लाई की हेल्प से जब डॉलर महंगा हो जाए, इंडिया की करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। और अगर गवर्नमेंट जानबूझकर, डेलिबरेटली, वॉलेंटरली इंडिया की वैल्यू को कम कर दे, डॉलर्स को महंगा कर दे, तो उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो यहां पर हमें कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं गया है, हमें सिर्फ इतना बोला है कि जो डॉलर 60 का था अब 70 का हो गया है, तो ये डेप्रिसिएशन हो सकता है क्या? हाँ, ये डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, ये डिवैल्यूएशन भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट अभी फिलहाल ट्रू है। आगे हमें कह रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंकरेजेस इंपोर्ट्स। अगर डॉलर महंगे हो जाते हैं तो क्या इससे इंपोर्ट बढ़ेगा? नहीं, फॉल्स। अगर डॉलर महंगा हो गया, पहले जो चीज 60 की मिलती थी अब अगर वो 70 की मिलेगी, तो क्या हम फॉरेन से ज्यादा सामान मंगवाएंगे? नहीं, झूठ। हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट नहीं। सो डिवैल्यूएशन से या डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, इंपोर्ट नहीं। तो स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। सो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें हम यहां पर? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन ए। जैसे डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन है, ऐसे ही एप्रिसिएशन भी एक वर्ड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें भी स्टेटमेंट 1 और 2 को हमें आइडेंटिफाई करना है, कौन सी ट्रू और कौन सी फॉल्स है। रियल फ्लो इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, तो ये ट्रू है, आपको पता होना चाहिए। मनी के चैप्टर में, मनी एंड बैंकिंग के चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है। फ्लो दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो जिसमें गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है,
यानी जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर ये सब कुछ देता है, और जो प्रोडक्शन सेक्टर होता है वो बदले में गुड्स की सप्लाई करता है, सर्विसेज की सप्लाई करता है। तो क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है इसलिए हम इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा हमारे पास होता है मनी फ्लो। अब सिमिलरली मनी फ्लो ऐसा फ्लो है जिसमें एक्सचेंज ऑफ मनी होती है। यानी हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में पेमेंट करता है, जबकि प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर के बदले में पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें मनी फ्लो इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। तो यहां पर हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें? ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको ऑप्शन आया हुआ है, सो ऑन द बेसिस ऑफ बिलो चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल्स टू, नहीं प्लस, सॉरी, प्लस डैश इज इक्वल्स टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को हमें यहां पर लिखना है। तो हमें तो पता है ना, मार्केट प्राइस वो प्राइस होता है जिसमें फैक्टर कॉस्ट के साथ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी ऐड होते हैं। तो यहां पर क्या आएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन बी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। आगे बढ़ते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। सो सिक्स्थ का फर्स्ट क्वेश्चन, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज आया है? 60 करोड़ का। नेशनल इनकम राइजेस बाय 240 करोड़, आपकी इनकम में कितना चेंज आया है? 240 करोड़ का। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? यहां पर मल्टीप्लायर की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूलाज होते हैं, जिसमें से एक फॉर्मूला ये भी होता है, चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में कितना चेंज आया है। तो इनकम हमारी 240 करोड़ बढ़ी है, जबकि इन्वेस्टमेंट हमने 60 करोड़ के किए थे। तो कितने टाइम्स हमारी इनकम बढ़ी है? 4 टाइम्स। करेक्ट आंसर विल बी 4। ऐसे ही सिक्स्थ का बी क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल्स टू 1। अगर हमारी सेविंग्स 0.6 है तो कंजम्पशन कितनी होगी? माइनस करके पता चल जाएगा, दैट इज 0.4। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहे हैं टू सोक द लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट। सोक मतलब मार्केट में से लिक्विडिटी कम करना, क्रेडिट कंट्रोल करना, मार्केट में मनी की सप्लाई को कम करना। तो कम करने के लिए कौन से ऑल्टरनेटिव बेस्ट होंगे? एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज शुड बी परचेज्ड, तो ये गलत है, फॉल्स, ये नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट मार्केट में से अपनी बेची गई सिक्योरिटीज परचेज करने लग जाएगी तो गवर्नमेंट तो परचेज कर लेगी, लेकिन परचेज करने के बदले में गवर्नमेंट लोगों को पैसा दे देगी। तो इससे तो क्रेडिट कंट्रोल नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा, मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये फॉल्स है, ये ऑप्शन बेस्ट नहीं है। हां, अगर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेचेगी तो गवर्नमेंट ने लोगों को सिक्योरिटी दी और लोगों से पैसा ले लिया, पैसा लेने से ऑब्वियसली मार्केट में मनी की सप्लाई कम हो जाएगी, तो ये ट्रू है। सो ये मार्केट सप्लाई को, मनी सप्लाई को कम कर सकता है। यानी ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इसमें नहीं है, ये भी गलत, ऑप्शन 2 इसमें नहीं है, ये भी गलत। तो बचे बी या डी, इन दोनों में से हमारा कोई तो एक आंसर होगा, बी या डी। सो बस एक के ऊपर डिपेंड करता है। पहले थर्ड चेक कर लेते हैं। रेपो रेट शुड बी डिक्रीज्ड। रेपो रेट आपको पता होना चाहिए, परचेज और रीपरचेज एग्रीमेंट होता है, यानी कॉमर्शियल बैंक ने किस रेट पे अपने सिक्योरिटीज डिपॉजिट करवाई हैं और किस रेट पे सिक्योरिटीज रीपरचेज की हैं, उसको रेपो रेट कहते हैं। ये एक तरह से बैंक रेट की तरह भी काम कर सकता है।
रेपो रेट शुड बी डिक्रीज। अच्छा, अगर रेपो रेट डिक्रीज किया जाएगा तो क्या ये एप्लीकेबल होगा? नहीं, ये फॉल्स है। क्योंकि अगर आरबीआई रेपो रेट कम कर देगा तो ऑब्वियसली बैंकों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। बैंकों के पास ज्यादा पैसा होगा तो वो ज्यादा लोन देंगे लोगों को, और जब ज्यादा लोन दिया जाएगा तो मनी सप्लाई कम नहीं होगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी। तो ये भी गलत है। लास्ट तो यही बचा है, फोर्थ, तो ऑप्शन यही होगा ना, आरआर शुड बी इंक्रीज्ड। यस, कैश रिजर्व रेशियो अगर बढ़ा दी जाएगी तो ऑब्वियसली आरबीआई के पास पैसा ज्यादा जाएगा और बैंकों के पास पैसा कम बचेगा। जब बैंकों के पास पैसा कम होगा लोन देने के लिए तो मनी सप्लाई भी अपने आप ही कम हो जाएगी। तो कौन कौन सा सही है? सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑल्टरनेटिव सेकंड एंड फोर्थ बेस्ट है अगर लिक्विडिटी को सोक करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 8th क्वेश्चन। हमें कुछ आइटम्स दी गई हैं और हमें कैलकुलेट करने को कहा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव मेंशन्ड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस विल बी। अच्छा, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस, यहां पर आपको याद होना चाहिए विजिबल और इनविजिबल दोनों ट्रेड बैलेंसेस हमें पूछे गए हैं। तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस का फॉर्मूला होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और बैलेंस ऑफ सर्विसेज में तो हमें सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज ही दी हुई हैं, तो 22 हम इसको एज इट इज लिख देते हैं। एक्सपोर्ट 125 है, इंपोर्ट 165 है, प्लस 22, सो -40 प्लस 22 आ जाएगा -18। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अब 8th क्वेश्चन में आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सेकंड ऑप्शन और ऑप्शन हमारे पास है। इसमें हमें 2020 और 21 को कंपेयर करना है और पता लगाना है कि क्या चेंजेस आए हैं। ये एक्सपोर्ट है और ये इंपोर्ट है। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ है 300 से और इंपोर्ट हमारा इंक्रीज हुआ है 200 से। और अगर हम दोनों के डिफरेंस को देखें, अगर हम बैलेंस ऑफ ट्रेड फाइंड आउट करें तो ऑब्वियसली उसमें भी इंप्रूवमेंट है। तो इसका मतलब हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड इंक्रीज हुआ है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है बैलेंस ऑफ ट्रेड एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि वो आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पर भी 50 आएगा और यहां पर भी 50 आएगा, तो आप कहोगे नो चेंज। आपको सिर्फ जंप देखना है कि जंप कितना हुआ है। सो इंप्रूवमेंट हुई है, बड़ा है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट में भी और इंपोर्ट में भी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन में हमें कह रहे हैं दिस सेविंग्स कम व्हेन देयर इज नो इनकम। अब ये आपको हमने पिछले सैंपल पेपर में भी बताया था। जब कस्टमर के पास कंज्यूम करने के लिए कुछ नहीं होता, जब उसका इनकम कुछ नहीं होता, जब उसकी इनकम 0 होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कंज्यूम नहीं कर रहा, फिर भी उसको अपनी बेसिक कंजम्पशन करनी ही पड़ती है। मान लो 0 लेवल की इनकम पे एक पर्सन 30 कंज्यूम कर रहा है, तो ये कंजम्पशन विदाउट इनकम है, यानी उसने उधार लिया होगा या कहीं ना कहीं से बोरो करके ये कंजम्पशन किया होगा। सो ऐसी कंजम्पशन जो उधार पर हो, जब हमारी इनकम ना हो कोई भी फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हो, उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। और जब हमारी कंजम्पशन ऑटोनोमस लेवल की होती है तब हमारी सेविंग्स क्या होती है? नेगेटिव, यानी इनकम माइनस कंजम्पशन, 0 माइनस 30 इज इक्वल टू -30। तो ये जो सेविंग्स है ना, ये सेविंग्स नहीं, ये क्या कहलाती हैं? डिस सेविंग्स। जब हमारी सेविंग्स नेगेटिव होती हैं, और सेविंग्स नेगेटिव हो सकती हैं कब? जब हमारी लेवल ऑफ इनकम 0 है। तो यही तो यहां पर पूछ रहे हैं कि जब हमारी इनकम लेवल 0 होती है तो क्या उसको डिस सेविंग्स कहते हैं? यस, इट इज ट्रू। आगे हमारे पास है ब्रेक इवन पॉइंट इंडिकेट्स अ पॉइंट वेयर कंजम्पशन बिकेम्स इक्वल्स टू इनकम और कंजम्पशन कर्व कट्स द इनकम कर्व। तो ये भी ट्रू है। आपने डायग्राम बनाया होगा, या तो आपको अगर वो डायग्राम याद होगा, मैं हल्का सा यहां पर आपको बता देता हूं। ये हमारी होती है इनकम जो कि 0 से स्टार्ट होती है, ये हमारी होती है कंजम्पशन, यहां से यहां तक का जो गैप है
0 से इनकम स्टार्ट हो रही है, कंजम्पशन 30 से स्टार्ट हो रही है, इसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। और इस लेवल पर हमारी जो सेविंग्स हैं वो भी 0 होती हैं, यानी हमारी सेविंग की कर्व यहां से स्टार्ट होते हुए कुछ इस तरह जाएगी। यहां पर सेविंग्स नेगेटिव होती हैं, यहां पर सेविंग्स 0 होती हैं और यहां पर सेविंग्स पॉजिटिव होती हैं। यहां पर हमारी कंजम्पशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इनकम, यहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होती है और यहां पर कंजम्पशन के कंपैरिजन में इनकम ज्यादा होती है। तो हमें इस पॉइंट के बारे में पूछा गया है, क्या इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं? यस, जहां पर सेविंग्स 0, जहां पर कंजम्पशन और इनकम इक्वल होती है, उसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। तो दोनों ट्रू हैं। क्या दोनों के बीच में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है? नहीं। Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. आगे बढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट 10th क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं ओनली इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसीडर व्हाइल एस्टिमेटिंग द टोटल अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो ये तो ट्रू है ऑब्वियसली। जब हम एक इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो उसमें हम इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट काउंट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वॉलेंटरी भी होती है, इनवॉलेंटरली भी होती है। वॉलेंटरली मतलब मैं अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहता, मेरे को विलिंग वेज रेट नहीं मिल रहे हैं इसलिए मैं वेट कर रहा हूं, या मैं काम करना ही नहीं चाहता। और इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट मतलब है कि मैं काम करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिल रही। सो ऐसे पर्सन को ही अनएम्प्लॉयड कहा जाता है जो इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड होता है। तो ये ट्रू है। Somehow, involuntary unemployment is the most dangerous situation in the country, which suggests that country may go to depression. ये भी ट्रू है। अगर एक इकोनॉमी में इनवॉलेंटरली अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो वो सबसे डेंजरस सिचुएशन है, यानी पर्सन काम करना तो चाहता है लेकिन इकोनॉमी में जॉब ही नहीं है, तो ऐसे तो इकोनॉमी डिप्रेशन में जा सकती है। तो ये भी ट्रू है। क्या दोनों में कोई एक्सप्लेनेशन है? नहीं, एक्सप्लेनेशन दोनों में कोई भी नहीं है। सो ऑप्शन बी, assertion, reason, both are true, but reason is not the correct explanation of assertion. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इसको सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये ऑब्वियसली थ्योरी है। सो फर्स्ट हमें कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब एग्जाम में ना इसका जरूर ध्यान रखना, नॉट ट्रू यानी कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है उसके बारे में पूछ रहे हैं। Slow growth of agriculture and industrial sector on the eve of independence during British rule, agriculture sector, industrial sector grow कर रहे थे, हाँ कर रहे थे, slow कर रहे थे, तो ये तो true है। Next, the area of operations of public sector was very limited. Yes, public sector कम था, private sector ही ज्यादा था क्योंकि Britishers rule अपने हिसाब से काम करवाते थे। Drain of India's wealth despite export surplus. Yes, इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में था लेकिन फिर भी इंडिया की वेल्थ ड्रेन हो रही थी। मतलब इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता था, इंपोर्ट कम करता था, लेकिन फिर भी इंडिया इकोनॉमी सरप्लस होने के बावजूद डेप्रिशिएट हो रही थी। ड्यूरिंग कॉलोनी, अब बचा एक ही है तो यही फॉल्स होगा, यानी यही आंसर है। लिखा क्या है? ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड द सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्कफोर्स। नहीं, ये गलत है। ब्रिटिश रूल में सर्विस सेक्टर कम था और एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा वर्कफोर्स काम करती थी। 19th क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंडिया हैड एन डैश इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स से पहले इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? ऑब्वियसली इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंट थी। हालांकि इंडिया में एग्रीकल्चर ज्यादा होता था, इंडस्ट्री कम थी, मैन्युफैक्चरिंग हब भी कम था, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट थी क्योंकि मैनुअल वर्क वो खुद कर लेते थे। Second question, Dash is not a notable economist who estimated India's per capita income during the colonial period. Britishers rule के अकॉर्डिंग, ब्रिटिशर्स रूल जब इंडिया में था तब पिंडले, विलियम डिग्बे, दादा भाई नरोजी तीनों ने कंट्रीब्यूट किया था नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। किसने नहीं किया था? तो एक ही ऑप्शन बचा है, रॉम्स। सो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 20th, इसमें भी आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, अंडर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अब आपको पता होना चाहिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके अकॉर्डिंग हम ये चाहते थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ये चाहती थी
कि ज्यादा से ज्यादा हम सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करें, सेल्फ डिपेंडेंट बने। ऐसे प्रोडक्ट्स जो हम फॉरेन से मंगवा रहे हैं लेकिन वो इंडिया में भी बन सकते हैं, तो उनको फॉरेन से मंगवाना बंद करो ना। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी थी, टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे ताकि फॉरेन से लोग मंगवाना बंद करें। और दूसरा, अगर कैपिटल गुड्स मंगवानी भी है तो लिमिटेड क्वांटिटी में मंगवाई जाए, इसके लिए लिमिटेशंस भी लगा दी थी। सो अंडर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द इंपोर्ट्स टुक टू फॉर्म्स, डैश एंड डैश। मैंने अभी बताया, गवर्नमेंट ने एक तो टैक्सेस बढ़ा दिए थे, दूसरा लिमिट लगा दी थी कि आप इससे ज्यादा सामान नहीं मंगवा सकते। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, टैरिफ्स एंड कोटास। टैरिफ्स मतलब इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देना और कोटास मतलब इंपोर्ट करने के ऊपर एक लिमिट की रिस्ट्रिक्शन लगा देना। और ऑप्शन में हमें कह रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ द डैश 5 ईयर प्लान। आपको पता होना चाहिए 1956 हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान था और इस प्लान में हमने इंडस्ट्री की ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 21st क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर रूरल फाइनेंसिंग इन इंडिया। नाबार्ड, नाबार्ड यानी नेशनल एग्रीकल्चर रूरल बैंक डेवलपमेंट, जो कि 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश किया गया था एज एन एपेक्स, एज अ हेड इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल एरियाज। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब होता है मॉनेटरी असिस्टेंस देना, गवर्नमेंट की तरफ से जो एक हेल्प की जाती है। और हाई यील्ड वैरायटी सीड्स कौन से थे, ऐसे सीड्स जो उतने ही पोर्शन में ज्यादा आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते थे। सो फर्स्ट का हो गया बी और सेकंड का हो गया ए। फर्स्ट का बी, सेकंड का ए कहां पर है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 23। सो स्टेटमेंट रीड करो, ट्रू और फॉल्स पता लगाओ। इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल्स वाज कंप्लीटली एग्रेरियन। मतलब इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिशर्स के अंडर पूरी तरह से एक्सप्लॉइट की जा रही थी। तो हाँ, ट्रू है। इंडिया वाज मेड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। यस, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल अपनी कंट्री में लेकर जाते थे, वहां से फिनिश गुड्स बना के इंडिया की मार्केट को बेचते थे। इस तरह से वो इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहे थे दो तरीके से, एक तो इंडिया का रॉ मटेरियल ले गए, दूसरा अपनी मार्केट बढ़ाने के लिए उन्होंने इंडिया में प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, जिसके कारण ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स बिक रहे थे जो कि मशीन मेड थे, और इंडिया के मैनुअल प्रोडक्ट्स जो थोड़े महंगे थे वो बिकना बंद हो गए। सो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को टू वे से एक्सप्लॉइट किया। तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, गिव बिलो, चूज करेक्ट वन। स्टेटमेंट 1 एंड 2 इसमें भी सेम 1 और 2 को आइडेंटिफाई करना है। द रिफॉर्म्स ऑफ 1991 निग्लेक्टेड द एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आपको पता है कि 1991 में एलपीजी की पॉलिसी इंडिया लेकर आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये एलपीजी की पॉलिसी बेसिकली इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए लेकर आए थे, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर तो टोटली निग्लेक्टेड हो चुका था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। आगे हमें कह रहे हैं डायरेक्ट टैक्स कंसिस्ट्स ऑफ टैक्सेस ऑन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइजेस। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के इनकम या उसके बिजनेस के कमाए गए प्रॉफिट के ऊपर लगाए जाते हैं। तो ट्रू है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं 25th, यूज ऑफ बायोगैस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ। हम बायोगैस क्यों यूज करें, ऑब्वियसली फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज रिलेटेड टू, ये 25th के ही ऑप्शन में है। ऑर्गेनिक फार्मिंग किससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहे, ज्यादा लंबे समय तक हम उस सॉइल को यूज कर सकें। नेक्स्ट है assertion and reason based question, very important और interesting भी। The major policy initiative, land reforms and green revolution helped India to become self-sufficient in food grain production. True. After independence हमने जो मेजर पॉलिसीज चेंज हम लेकर आए थे लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए, ग्रीन रेवोल्यूशन करने के लिए,
लेट 1960s में, उससे हमारी फूड की डेवलपमेंट, हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन इतनी हो गई कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो चुके थे. सो ट्रू. स्टेटमेंट रीजन रीजन द पोर्शन ऑफ पीपल डिपेंडिंग ऑन एग्रीकल्चर डिड नॉट डिक्लाइन एज एक्सपेक्टेड, तो ये भी ट्रू है. ग्रीन रेवोल्यूशन आने से हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई अब एग्रीकल्चर में वर्कफोर्स कम हो जाएगी, तो ऐसा सच एज नहीं हुआ. अभी भी 43 to 45% लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं. सो यहां पर दोनों ट्रू हैं, लेकिन दोनों में कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है. बोथ assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 27. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया attached the right to education act in 2009. तो ये ट्रू है. 2009 में ही राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर आया गया था टू मेक एजुकेशन फ्री. क्या ये एक्ट इसलिए लेकर आए थे ताकि एजुकेशन फ्री हो सके? यस. और ये कंपल्सरी था उन चिल्ड्रंस के लिए जिनकी एज 6 to 14 है. तो ये भी ट्रू है. और इस बार दोनों के बीच में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी बन रही है. एक्सप्लेनेशन बन रही है या ना नहीं बन रही, ये कैसे चेक होता है? बिकॉज लगाकर. देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया attached the right to education act in 2009 because to make education free. वो एक्ट इसलिए लेकर आए थे ताकि एजुकेशन को फ्री किया जा सके. तो प्रॉपर रीजनिंग और एक्सप्लेनेशन बन रही है. तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन